सीमांचल की धरती पर एक नारा गूंज रहा है, 4 का बदला 40 से लेंगे। भीड़ तालियां पीट रही है, झंडे लहरा रहे हैं और मंच पर एक बैरिस्टर अपने खास अंदाज में कह रहा है, बीज हमने बोया था, खून पसीना बहाकर फसल तैयार की थी, लेकिन जब काटने का वक्त आया तो गद्दार उसे लेकर भाग गए। और इसके बाद शोर मचता है जैसे पूरा आसमान फट गया हो। नमस्कार, छा गए नेताजी में आज बात असद भाई की, जिसे राजनीति में हम असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी लंदन के लिंकन इन से पढ़कर बैरिस्टर बने, लेकिन हैदराबाद से सीमांचल तक 1400 किलोमीटर का सफ़र तय कर बिहार की राजनीति में भूचाल मचाने आ गए। सवाल ये है, क्या वाकई असदुद्दीन ओवैसी इस बार वोट कटवा की इमेज से बाहर निकलकर बिहार चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे? असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद के एक राजनीतिक परिवार में हुआ। पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी और माता नजमुन्नेसा बेगम के घर जन्मा ये बच्चा किसी राजशाही परिवार की तरह तीसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी था। दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1957 में AIMIM को दोबारा सक्रिय किया था। पिता सुल्तान सलाउद्दीन 1984 से 2004 तक हैदराबाद से सांसद रहे और अब वो विरासत असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है। ओवैसी ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की, उस्मानिया विश्वविद्यालय के निज़ाम कॉलेज से कला में ग्रेजुएशन किया। दिलचस्प बात यह है कि वो एक फास्ट बॉलर थे और 1994 में विज्जी ट्रॉफी में दक्षिण क्षेत्र से अंडर 25 क्रिकेट टीम का हिस्सा भी बने। लेकिन खेल से राजनीति और कानून की दुनिया उन्हें ज़्यादा आकर्षित करती रही। फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वो फैसला था लंदन जाने का। लिंकन इनसे कानून की पढ़ाई कर वो बैरिस्टर बने। यहीं से बैरिस्टर साहब का उन्हें टाइटल भी मिला, जो आज तक उनकी एक अलग पहचान है। लंदन की पढ़ाई ने उनकी शैली को निखारा, एक तर्कसंगत सोच दी और एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी दिया। साल 1994 की बात है जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा। पहला चुनाव आंध्र प्रदेश विधानसभा के 4 मीनार क्षेत्र से लड़ा और 40,000 वोटों के अंदर से वो जीत भी गए। और ये वही सीट थी जिसे AIMIM 1967 से जीतती आ रही थी। 1999 में फिर जीत मिली और इस बार 93,000 वोटों का अंतर था। लेकिन असल परीक्षा साल 2004 में आई जब पिता ने हैदराबाद लोकसभा सीट उनके नाम कर दी। 2004 से लेकर आज तक असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लगातार सांसद हैं, 5 बार की जीत और हर बार बढ़ते मतों के साथ। साल 2019 में उन्होंने 5 लाख से अधिक वोट लेकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। लेकिन ओवैसी की असली राजनीतिक प्रतिभा यहाँ दिखी कि उन्होंने AIMIM को सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं रखा। ओवैसी के नेतृत्व में AIMIM का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार तक पहुँच गया। साल 2012 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में नगर निकाय चुनाव जीते, 2014 में विधानसभा की 2 सीटें हासिल की और 2019 में इम्तियाज जलील औरंगाबाद लोकसभा सीट जीतकर AIM के दूसरे सांसद बने। लेकिन ओवैसी का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रयोग हुआ बिहार में। 2019 के सीमांचल के किशनगंज उपचुनाव से शुरुआत कर 2020 में 20 उम्मीदवार उतारे और उसमें से 5 सीटें जीतकर उन्होंने सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। ये वो क्षण था जब दक्षिण भारत का ये नेता उत्तर भारत की राजनीति में गंभीर खिलाड़ी बनकर उभरा। लेकिन फिर आया धोखा। RJD ने ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को ही तोड़ लिया और यहीं से शुरू हुई ओवैसी के अंदर बदले की भावना। इसलिए वो कहते हैं, बीज हमने बोया, खून पसीना बहाकर फसल तैयार की, लेकिन गद्दारों ने फसल काट ली। और इसी धोखे से जन्मा है 4 का बदला 40 का नारा। अब ओवैसी की रणनीति बदल गई है। सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में AIMIM का विस्तार वो चाहते हैं। सासाराम में 26% मुस्लिम आबादी है, दरभंगा में 22%, पश्चिम चंपारण में 22%, पूर्वी चंपारण में 19%, मधुबनी में 18.25% मुस्लिम वोट AIMIM के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। बिहार की 244 सीटों में से 87 सीटों पर मुस्लिम वोट 20% से अधिक है, यानी इन सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित हो सकता है।
और ओवैसी की नज़र यही है। ओवैसी का कहना है कि जब तक मुसलमानों का अपना नेता नहीं होगा तब तक संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं होगी। कोई नेता आसमान से नहीं आएगा। ओवैसी कहते हैं कि नेता हमें ही बनाना होगा। अब सवाल ये है कि सीमांचल की न्याय यात्रा के दौरान ओवैसी की लोकप्रियता कैसी दिख रही है। तस्वीरों में देखें तो जनसैलाब का ये आलम है। उम्मीदों से भरे युवा चेहरे हैं तो गुर्बत के कारण उम्र से अधिक दिखने वाले बुजुर्ग भी। पूर्णिया के रहने वाले युवक मोहम्मद रकीबुल कहते हैं, हम हर बार की तरह इस्तेमाल होते रहे, लेकिन बैरिस्टर साहब हमारे सच्चे रहनुमा हैं। वो सीमांचल की बदहाली, गरीबी और पलायन की बात करते हैं। हम 18% हैं और हमें रहनुमाई का मौका मिलना चाहिए। ओवैसी का जो अंदाज है, जो उनके भाषण देने का तरीका है, उनका टशन युवाओं को खासकर आकर्षित करता है। जब वो आक्रामक तरीके से कहते हैं कि आज़ादी के बाद से आपको केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, तो तालियों की गूंज उठती है। गरीबी, बदहाली, पलायन और बाढ़ जैसे स्थानीय मुद्दे लोगों के दिल को छूते हैं। जब वो कहते हैं कि घुसपैठ का मुद्दा सीमांचल के लोगों को बदनाम करने की साजिश है, तो ये उनके लिए मरहम का काम करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी कौम की बात करते हुए भी दलित और पिछड़े वर्गों को साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी रणनीति अब सिर्फ मुस्लिम वोट तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो एक व्यापक सामाजिक गठजोड़ की है। AIMIM की चुनावी रणनीति भी बहुत सोची समझी है। सीमांचल की 24 में से 12 सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा है। किशनगंज में 68%, कटिहार में 45%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी AIMIM के लिए मजबूत आधार बनती है। साल 2020 के चुनाव में इसी क्षेत्र में NDA को 12 सीटें मिली थी और महागठबंधन को केवल 5 सीटें। और AIMIM के 5 सीटें जीतने से वोट बंटवारे का फायदा NDA को मिला। और यही कारण है कि RJD और कांग्रेस AIMIM को भाजपा की B टीम कहती है। लेकिन ओवैसी का तर्क है कि हमें इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया जाता। हम सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं चाहते, लेकिन जो कथित सेकुलरवादी पार्टियों ने हमारे प्रस्ताव को खारिज कर दिया, अब हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। सियासत में मोहब्बत नहीं होती। AIMIM का बिहार में रोल इस बार 2 तरह से हो सकता है। अगर RJD और कांग्रेस जैसी पार्टियां AIMIM को महागठबंधन में शामिल करती है, तो वो सेकुलर वोटों, खासकर मुस्लिम और यादव वोटों को एकजुट करने में मदद कर सकते हैं। इससे NDA के खिलाफ महागठबंधन की स्थिति मजबूत हो सकती है। AIMIM ने कहा कि अगर वो कम सीटों पर भी समझौता करने को तैयार है, बशर्ते सीमांचल की अहम सीटें उसे मिले। लेकिन अगर महागठबंधन में बात नहीं बनती तो क्या होगा? AIMIM अकेले या किसी तीसरे मोर्चे के साथ चुनाव लड़ सकती है क्या? ओवैसी ने पहले ही कह दिया है कि उनकी पार्टी सीमांचल और उसके बाहर भी 50 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। इससे सियासी समीकरण बदल सकता है, क्योंकि AIMIM के लड़ने से मुस्लिम वोट बच सकते हैं, जो पारंपरिक रूप से RJD और कांग्रेस को मिलते आए हैं। 4 दिन की सीमांचल न्याय यात्रा में ओवैसी ने 9 विधानसभा क्षेत्रों में दर्जन भर जगहों पर नुक्कड़ सभाएं की। उनका संदेश साफ था। इस बार सीमांचल की 24 में से अधिकतम सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और इसका ठीकरा भी उन्होंने तेजस्वी यादव पर ही फोड़ा। अब असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक यात्रा कहां तक जाएगी, यह 2025 का बिहार चुनाव तय करेगा। लेकिन एक बात तो यह है कि हैदराबाद से बिहार तक का ये सफ़र एक बैरिस्टर से नेता बने ओवैसी की महत्वाकांक्षा और रणनीति दोनों को दर्शाता है। वे अब केवल मुस्लिम नेता नहीं हैं, बल्कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति बनने की कोशिश में हैं। क्या वो वाकई इस बार वोट कटुआ की इमेज से बाहर निकलकर गेम चेंजर साबित होंगे? क्या बिहार में उनका राजनीतिक प्रयोग सफल होगा? इसका जवाब तो 2025 का चुनाव ही देगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति अब असदुद्दीन ओवैसी को नज़रअंदाज कर नहीं चल सकती।